नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। मामला एनडीए का है। एक तरफ चिराग पासवान सरकार को हिट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने भी चौसर पे अपने मोहरे घुमाए। देखना है कि क्या उससे चिराग हिट होंगे। मामला मात्र जातीय जनगणना का नहीं, लेटरल एंट्री का नहीं, वक्फ बोर्ड का नहीं, ऐसे कई मामले हैं जिसको लेके चिराग पासवान खुल के सरकार के विरोध में खड़े हो गए। जबकि वो और उनके मिलके जो 5 सांसद हैं, वो उन 52 का एक हिस्सा है जो एनडीए में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। यदि एनडीए की संख्या देखूं तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरे नंबर पे टीडीपी, तीसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड, चौथा नंबर शिवसेना एकनाथ शिंदे, और 5वें नंबर पे जो पार्टी है एनडीए की सबसे बड़ी 5 पार्टियों में 5वें नंबर पे चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड कभी भी हो सकता है। चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने आज बड़े अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम तालमेल करना चाहते हैं, लेकिन तालमेल नहीं हुआ तो हम अपने बलबूते पे झारखंड पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश में बाकी राज्यों में भी हमारा वजूद है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं और झारखंड में भी एक सीट पे उनके पास विधायक है। ऐसे में यदि झारखंड में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी ताकत से उतरती है, तो कहीं ना कहीं एनडीए में कितने मतभेद है ये और सामने आता है। चिराग को ये बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि थोड़ा आप यदि पीछे जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद, जिन्हें प्रधानमंत्री बहुत मान सम्मान देते थे, एकाएक भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर अमित शाह जी ने रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को वेटेज देना शुरू किया। सारे सांसद पशुपति पारस के साथ हो गए, क्योंकि केंद्र सरकार का उनके सर पे हाथ था, भाजपा का हाथ था, अमित शाह जो सबसे बड़े पावरफुल नेता थे उनका हाथ था, और चिराग अलग थलग पड़ गए। यह स्थिति हो गई कि चिराग को सभी पार्टियों से मुक्त किया गया, पदों से मुक्त किया गया पार्टी के। चिराग का वो बंगला जहां रामविलास पासवान के साथ वो रहते थे, वो भी खाली करवाया गया। लेकिन चिराग ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नई पार्टी लोजपा, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, रामविलास पासवान के नाम से नई पार्टी बनाई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और फिर घूम घूम के अपना वजूद बनाया। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक चाल चली, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ मिला लिया, और जो नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन को बनाने का श्रेय ले रहे थे, या इंडिया गठबंधन की नींव जिन्होंने डाली थी, पहली मीटिंग पटना में करवाई थी, वही इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में चले गए। तब लगा कि चिराग पासवान का शायद अब फिर वही हश्र होगा जो 2021 में, क्योंकि चिराग की लड़ाई नीतीश की थी और वो अपने आप को हनुमान कहते थे मोदी जी का। लेकिन इस बार चिराग के साथ समन्वय करके, क्योंकि भाजपा तब तक जान गई थी कि चिराग में दम है और उनके चाचा पशुपति पारस के हाथ में कुछ भी नहीं।
फिर इस बार 5 सीटें दी गई चिराग को, और पांचों सीटें जैसे जुमाई, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, शादीपुर, इन पांचों जगह पे 100% स्ट्राइक लेते हुए चिराग पांचों सीटें लेके आया। यहां 240 पे बीजेपी अटक गई। 52 लोगों के समर्थन से 292 पर सरकार बनी। उस 292 में चिराग का भी योगदान है। चिराग को एक अच्छा मंत्रालय तो मिल ही गया, लेकिन फिर चिराग अपना वजूद देखते हुए और मिला हुआ जन समर्थन देखते हुए, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट तो किसी का नहीं बिहार में जो चिराग ने करके दिखाया। फिर चिराग ने कई बातों पे अपने तेवर कड़े किए, क्योंकि उसे पता था कि वो राष्ट्र यदि जातिगत जनगणना के साथ नहीं रहता है तो उसका वोट बैंक बिहार में खत्म हो जाएगा। यदि वो लैटरल एंट्री के खिलाफ नहीं बोलेगा तो उसका वोट बैंक वहां खत्म हो जाएगा। यदि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलेगा तो उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और जो 2021 में उसके साथ हुआ, और करने वाले भी यही लोग थे, वो बात चिराग भूले नहीं है। और चिराग ने फिर फर्श से उठ के जो अर्श पे बैठ गए, ये बात बीजेपी भी नहीं भूली। इसलिए चिराग की इन तमाम वक्तव्यों से और स्टैंड से कहीं ना कहीं भाजपा हिट होती है। भाजपा के दो हार्डकोर हिंदुत्व का जो एजेंडा लाने का प्रयास है, उसको कहीं ना कहीं चिराग हिट करते हुए दिखाई देते हैं। फिर भाजपा ने वही पुराना पत्ता चला, पुरानी चाल चली। और पुरानी चाल क्या है? फिर भाजपा के जो बिहार के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, इन्होंने फिर एक बार चाचा जो है रामविलास के भाई, जिनको हाशिए पे रख दिया था, फिर उनके कंधे पे हाथ रखा, उनसे मुलाकात की गई। फिर उन्हें दिल्ली लाया गया, फिर अमित शाह से मिलाया गया। खबर यह है कि 5 में से 3 सांसद, एक वीणा देवी है जो जेडीयू की एमएलसी है, दिनेश सिंह इनकी पत्नी है, एक अशोक चौधरी की बेटी है शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में ही है, और एक राजेश वर्मा है जिनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप है। ये तीनों सांसदों पे बीजेपी ने हाथ रख दिया। ये तीनों यदि बीजेपी के साथ चले जाते हैं या फिर पशुपति वारस का पलड़ा भारी करने में लग जाते हैं, तो फिर बचते हैं चिराग और उसके बहनोई। तो भाजपा भी अपने आप को पोजीशन लेके बैठी है। देखना यह है कि भाजपा की यह करतूत चिराग को हिट करती या नहीं, लेकिन इस शहमात के खेल में एक बात तो तय हुआ कि भाजपा का असली चेहरा सामने आया। और पासवान, चिराग पासवान, जो जिन्हें हमें लगता है कि जो एक बड़ा रोल आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अदा कर सकते हैं, उनके पर छांटने की बात अभी से भाजपा में अंदरूनी लेवल पे चल रही है। अब इन 3 विधायक जिनके ऊपर हाथ रख दिया है बीजेपी ने, इनको चिराग कैसा बचा पाएंगे, या फिर चिराग किस लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इसी बीच यदि जनता दल यूनाइटेड फिर आरजेडी के साथ चली जाती है तो फिर बीजेपी के पास चिराग के सिवा कोई पार्टनर भी नहीं रहता। क्या बीजेपी ये रिस्क उठाएगी? क्या पारस या पशुपतिनाथ पारस, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वैसे फूके हुए कारतूस पे क्या बीजेपी फिर दांव लगाएगी? क्योंकि जो गुजराती नेता है दिल्ली में, उनका अहम अभी भी कम नहीं हुआ। उन्हें आज भी लगता है कि राजनीति वही समझ सकते हैं। उन्हें आज भी लगता है कि वही खेल करते हैं। उन्हें आज भी लगता है कि वो जो करते हैं वही सही होगा। लेकिन इस बार स्थितियां उल्टी हैं। कई अपनी चीज़ें लोगों पे लादने के लिए
और उनकी पार्टियां तोड़ एक नया गेम प्लान करने के चक्कर में 52 का कुनबा खिसक नहीं जाए और सरकार अल्पमत में न आए। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे बहुत सारा क्लियरेंस देंगे, मतलब आने वाला रोड मैप क्या होगा इस सरकार का, ये 4 राज्यों के चुनाव तय करेंगे। वर्तमान में महाराष्ट्र में भाजपा बहुत बुरी स्थिति में है। भाजपा को लगता है कि वो हरियाणा में सरकार बना लेगी, लेकिन अंतर्द्वंद इतना है कि हर सीट डिक्लेरेशन पे वहाँ सिर फुटबल हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो ये हालत है कि लिस्ट जारी करने के बाद विड्रॉ करनी पड़ रही है। बाहर के और अंदर के इसमें झगड़ा है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद पलड़ा भारी रहा हेमंत सोरेन का छूटने के बाद, जेल से बाहर आए तब। लेकिन चंपाई सोरेन को लाकर बैलेंस करने का प्रयास भाजपा ने तो किया, लेकिन चंपाई सोरेन भाजपा में प्रवेश करते ही जो करने वाले हैं, भाजपा का अंदरूनी गुट जो है आदिवासी नेताओं का, वो असहज की स्थिति में है। आज मरांडी प्रधानमंत्री मोदी से इसी इशू को लेकर मिले हैं। तो भाजपा को ये देखना है कि झारखंड में जो इधर उधर की तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं उनकी पार्टी में टूट न हो जाए, आदिवासी नेता पार्टी के बाहर न हो जाए। तो फिर क्या चंपाई सोरेन के भरोसे वो चुनाव लड़ लेंगे? जम्मू कश्मीर में तो स्थिति यह है कि 44 की लिस्ट, फिर वापस, फिर लिस्ट, क्योंकि जहां जीतने का कम आसार है वहां पे भी झगड़े हैं। कुल मिला के इन 4 राज्यों में स्थिति बेकार रही। तो फिर क्या जनता दल यूनाइटेड पलटी मारेगा? क्या नवंबर के बाद इस सरकार का कोई नया भविष्य तय होगा? ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से चिराग पासवान ने अलग अलग इश्यूज पे स्टैंड लेकर बीजेपी की किरकिरी की और बीजेपी को हिट किया, हार्ड हिट होने के बाद बीजेपी भी ऑपरेशन पशुपति पारस करके प्रयास कर रहे हैं कि चिराग को हिट करने का। लेकिन क्या चिराग हिट होंगे, ये भी समय बताएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।